सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर समावेशी शिक्षा के आपके राजन सीरीज के मोस्ट इंपोर्टेंट अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की सीरीज को। तो यहाँ पर हम पार्ट 1 को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद एक पार्ट और आएगा जिसमें सारे के सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सारे विषयों के बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, राजन सीरीज और पवन सीरीज दोनों के ही प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा एग्जाम में। दोस्तों, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आए तो सारे के सारे विषयों को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। टीएलएम से आप क्या समझते हैं? टीएलएम वह सामग्री है जिसके द्वारा शिक्षण को सरल, सुगम और आकर्षक बनाया जाता है। शिक्षक बच्चों को पढ़ाते समय जिन सामग्रियों का प्रयोग करते हैं वह शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाती है। अब देखिए, यहाँ पर सिर्फ इतना पूछा है कि टीएलएम से आप क्या समझते हैं। तो हम कक्षा में पढ़ाते समय या शिक्षक कक्षा में पढ़ाते समय जिन सामग्रियों का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाते हैं या जिससे पढ़ाई जो है वो आसान हो जाती है, सरल हो जाती है, आकर्षक हो जाती है, बच्चे उसमें रुचि लेने लगते हैं, वही सामग्रियां क्या कहलाती हैं? टीएलएम कहलाती हैं, जिनका उपयोग करके शिक्षक कक्षा में बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि टीएलएम क्या होते हैं। और टीएलएम में क्या क्या होता है, जैसे ग्लोब हुआ, मानचित्र हुआ, चार्ट पेपर हुआ, मॉडल हुआ, ये सब टीएलएम में ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अपवंचित बालक पिछड़े बालक से कैसे भिन्न होते हैं? तो अपवंचित बालक वे बालक होते हैं दोस्तों, अपवंचित बालक अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं होते हैं, जबकि पिछड़े बालक अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम होते हैं। यानी कि अपवंचित बालक ऐसे बालक होते हैं जिन्हें समाज में जो सरकार द्वारा भी सुविधाएं मिल रही हैं वो सुविधाएं भी उन तक नहीं पहुंचती हैं और वो बिल्कुल भी साधन से अपवंचित यानी कि वंचित रह जाते हैं, उन्हें कुछ मिलता ही नहीं है। ऐसे बच्चे जो पिछड़े हुए बच्चे होते हैं, इनके यहाँ जो चीजें हैं काफी हद तक चीजें सही होती हैं, इन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलता है, लेकिन तभी भी ऐसे बच्चे स्कूल में देर से एडमिशन कराते हैं या फिर कराते हैं तो रेगुलर स्कूल नहीं आते हैं। ये सारी चीजें समस्याएं होती हैं पिछड़े बालकों के साथ। 2023 के एग्जाम में ही ये सभी प्रश्न पूछे हुए हैं, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है। श्रवण विकृति से क्या तात्पर्य है? श्रवण मतलब सुनने, विकृति मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत। तो ऐसे बालक जो ठीक प्रकार से सुन नहीं सकते हैं, उनके सुनने में कोई ना कोई खराबी होती है, उसे श्रवण विकृति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। डाइट की स्थापना के 2 उद्देश्य बताइए। तो जो डाइट होता है वो हर जिले में होता है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जिसका पूरा नाम होता है। और इसमें होता क्या है, इसमें शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास करना। इसकी स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या थे? डाइट की स्थापना के पूछा है तो शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास करना, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बीच की दूरी को घटाकर इनमें एकात्मकता स्थापित करना। इसके अलावा दोस्तों, जो डाइट है यहाँ पर शिक्षकों की ट्रेनिंग भी होती है, प्रशिक्षुओं की भी ट्रेनिंग होती है, जिससे जो प्राइमरी एजुकेशन है वो और मजबूत होता है। ठीक है, तो इस तरीके से 2018 से 2023 में भी देखिए पूछा गया है और 18 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है। निदान शब्द से आप क्या समझते हैं? बालक जब अध्ययन करते हैं तो उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन समस्याओं का पता लगाने के लिए जो परीक्षण प्रयोग किए जाते हैं उनको निदान कहा जाता है। निदान में समस्या का पता लगाते हैं। बस आपको यही एक लाइन याद रखना है कि निदान का मतलब क्या होता है। किसी भी विषय, बच्चा किस विषय में कमजोर है, अगर आपने सिर्फ इतना पता लगा लिया कि बच्चे की समस्या क्या है, उसे किस विषय में दिक्कत है, तो आपने निदान वाला काम पूरा कर लिया। अब उसके बाद उपचार करने की बारी फिर आएगी। ठीक है, कि कौन सी विधियों का प्रविधियों का हम प्रयोग करें जिससे बच्चे को का वो विषय अच्छा हो जाए। ठीक है, तो निदान में हम क्या करते हैं, बच्चे की विषयगत कमजोरी का पता लगाते हैं, कौन से विषय में बच्चा कमजोर है। 2023 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6। हकलाने से क्या तात्पर्य है? हकलाना एक वाणी दोष है, परंतु 1000 बालकों में से केवल 8 या 10 बालक ही इस समस्या से पीड़ित होते हैं। इस प्रकार की समस्या में बालक शब्दों को बोलते समय रुक जाते हैं। कभी कभी वो बोलते बोलते उलझन सी महसूस करते हैं, जैसे आंखें बंद करके बोलना, शरीर के अंगों को हिला हिला कर बोलना,
यह मानव वाक शक्तियों में एक प्रकार की बाधा है। हकलाने वाले बच्चे अक्सर आप देखिए रुक रुक करके बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। परामर्शदाता के गुण बताइए। तो परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी को अपना निर्णय लेने में उसकी मदद करता है। यानी कि अगर कोई परामर्शदाता के पास जाता है तो वह क्या करते हैं, वह उसकी मदद करते हैं। परामर्शदाता प्रार्थी के लिए ऐसा वातावरण बनाता है जिसमें परामर्श प्रार्थी अपनी समस्या पर खुलकर चर्चा करता है। यानी कि पहले घुलना मिलना पड़ता है क्लाइंट से, उसके बाद वो अपने मन की सारी बातें बताता है, फिर परामर्शदाता क्या करते हैं, उसको परामर्श देते हैं सही प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 8 है, पिछड़े बालकों की 2 विशेषताएं बताइए। तो पिछड़े बालकों की शारीरिक और मानसिक विशेषता सामान्य बालकों से भिन्न होती है। पिछड़े बालकों में मौलिकता नहीं होती है, उनके सोचने विचारने तथा तर्क करने के तरीके भी जो होते हैं वो भिन्न होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, शारीरिक दक्षता से क्या तात्पर्य है। शारीरिक फिटनेस को कार्य और आराम की गतिविधियों को दक्षता और प्रभावी ढंग से करने, स्वस्थ होने, कम गतिज बीमारियों की प्रतिरोधक शक्ति तथा आकस्मिक स्थितियों का सामना करने की क्षमता का मानदंड माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डाइट के कोई 2 विभागों के नाम लिखिए। तो पहला है प्रशासनिक शाखा विभाग, दूसरा है योजना एवं प्रबंध विभाग। इसके बाद दोस्तों आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, पर्यवेक्षण के कोई 2 प्रकार बताइए। तो निरंकुश तथा सत्तावादी पर्यवेक्षण, दूसरा है लोकतांत्रिक पर्यवेक्षण। क्वेश्चन नंबर 12 है, बुद्धिलब्धि के संदर्भ में वास्तविक आयु क्या है। तो आप सभी लोगों को पता है कि जो बुद्धिलब्धि का सूत्र होता है वो होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, यह सूत्र जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टेबर्न द्वारा 1912 में दिया गया था। इस तरीके से दोस्तों मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, इस तरीके से बुद्धिलब्धि IQ का फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, निर्देशन के 2 उपकरण बताइए। तो साक्षात्कार और प्रश्नावली, ये दोनों ही निर्देशन के उपकरण हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मंद बुद्धि बच्चों की मानसिक विशेषता बताइए। तो मंद बुद्धि बच्चों की मानसिक विशेषताएं इस प्रकार होती हैं, बुद्धिलब्धि सामान्य बालकों से कम होती है, जन्मजात मानसिक क्रियाएं सामान्य बालकों की अपेक्षा कम होती है, स्मृति विस्तार, ध्यान विस्तार आदि कम होता है। इसके बाद दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, निर्देशन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा छात्रों को उनकी समस्याओं का समाधान करने हेतु प्रेरित किया जाता है। निर्देशक समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करता, वरन ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके बालक उन समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं। तो बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत परीक्षण और सामूहिक परीक्षण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, शिक्षक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि में समावेशी शिक्षा पर आधारित प्रशिक्षण के 2 उद्देश्य लिखिए। तो पहला है, वे समावेशी बालकों की क्षमताओं, रुचियों एवं समस्याओं से परिचित हो सके, वे समावेशी बालकों के प्रति धैर्यशाली हो सके। ठीक है, ये दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, निर्देशन एवं परामर्श किन दृष्टिकोणों से आवश्यक होता है। तो निर्देशन एवं परामर्श बालकों के भविष्य का मार्ग प्रदर्शित करने एवं बालकों में निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने में आवश्यक है। इसका मतलब है कि बच्चा किस विषय में अच्छा है उसमें टीचर और मोटिवेट करते हैं, निर्देशन देते हैं, परामर्श देते हैं कि इस विषय में अच्छा कर सकते हो। जैसे कोई बच्चा साइंस में अच्छा है तो आगे चल करके साइंटिस्ट बन सकता है। ठीक है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, परामर्श के क्या उद्देश्य हैं। व्यक्ति को उसके व्यवहार या अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाने हेतु सहायता करना ही क्या है, परामर्श है। 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, DGP का पूरा नाम लिखते हुए इसका आशय स्पष्ट करिए। तो डिजिटल गाइडेंस इन साइकोलॉजी, ये आप लोगों ने बहुविकल्पी प्रश्नों में भी देखा है, डिजिटल गाइडेंस इन साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 21 है, पर्यवेक्षण क्यों आवश्यक है, स्पष्ट करिए। तो विद्यालय की गतिविधियों का मूल्यांकन करने में एवं अध्यापकों की कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए पर्यवेक्षण आवश्यक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, अन्वेषण विधि की खोज किसने की है। तो प्रोफेसर E. आर्मस्ट्रांग ने अन्वेषण विधि की खोज की है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23 है, 50 से 60 बुद्धिलब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो 50 से 60 बुद्धिलब्धि वाले बच्चों को मूर्ख की श्रेणी में रखा जाता है, या कम बुद्धि भी कह सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24 है, वाणी बाधित बच्चे कौन से होते हैं? तो ऐसे बालकों को हम वाक विकलांग कहते हैं, जो हकलाते हैं, तुतलाते हैं, यानी कि हकलाना, तुतलापन, धीरे धीरे अटक कर बोलना, नाक के सुर से बोलना इत्यादि, इसे वाणी दोष कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, श्रवण विकलांगता के कितने प्रकार होते हैं? तो श्रवण विकलांगता को अलग अलग 4 भागों में बांटा गया है कि पूर्ण किस तरीके से पूर्ण श्रवण विकलांगता है, या मध्यम है, या धीमा है, इस तरीके से बांटा गया है, अलग अलग मंद है। क्वेश्चन नंबर 26 है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बच्चे आते हैं? तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक अक्षमता, मानसिक अयोग्यता, भावनात्मक एवं व्यवहारिक विकारों, बौद्धिक भिन्नता वाले बच्चे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, सामान्य बच्चों में कौन सी मानसिक भिन्नताएं होती हैं? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मंद गति से सीखने वाले बच्चों का यहाँ पर दे दिया गया आंसर। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या होना चाहिए था कि मंद गति से सीखने वाले बच्चों में, यहाँ पर होना चाहिए था क्वेश्चन, मंद गति से सीखने वाले बच्चों में कौन कौन सी मानसिक भिन्नताएं होती हैं? तो मंद गति से सीखने वाले बच्चों में बुद्धिलब्धि का स्तर निम्न होता है, ध्यान केंद्रण की समस्या होती है, एक जगह पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते बहुत देर तक, और सृजन क्षमता की भी कमी होती है ऐसे बच्चों में। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं, सामान्य बच्चे की 2 विशेषताएं बताइए। तो बुद्धि सामान्य होती है, वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से परिपक्व होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सही प्रश्न पूछा है, सामान्य बच्चों की विशेषता। तो बुद्धिलब्धि इनकी सामान्य होती है और वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से परिपक्व होते हैं। तो यहाँ पर मंद बच्चों में कौन सी मानसिक भिन्नताएं होती है, ये यहाँ पर होना चाहिए था, गलती से सामान्य लिखा था। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, पिछड़े बच्चों से आपका क्या अभिप्राय है? तो जो बच्चे कार में अपने सामान्य साथियों से पीछे रह जाते हैं, वे पिछड़े बच्चे कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे बच्चे जो अपने ही क्लास के बच्चों का काम नहीं कर पाते, या अपने ही क्लास के बच्चों के साथ जो वो काम कर रहे हैं, या जो वो चीजें कर रहे हैं, सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसमें वो पीछे रह जा रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को हम पिछड़े हुए बच्चे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, बच्चे की वास्तविक आयु की गणना से संबंधित सूत्र क्या है? तो हम बस क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में IQ इज इक्वल टू होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो वास्तविक आयु को ऊपर ले आएंगे और IQ को यहाँ से नीचे ले जाएंगे, तो यहाँ पर वास्तविक आयु हो जाएगा, वास्तविक आयु बराबर मानसिक आयु बटे IQ इंटू 100। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, वास्तविक आयु बराबर मानसिक आयु बटे बुद्धिलब्धि गुणे 100। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चों के सभी प्रकार लिखिए। तो आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बालक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, दृष्टि बाधित, वाणी बाधित, श्रवण बाधित और अस्थि बाधित। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, वंचन से क्या अभिप्राय है? तो वंचन जीवन की वह ऋणात्मक स्थिति है जो मानव क्षमताओं के विकास में बाधक होती है, किसी चीज से रहित। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, समस्यात्मक व्यवहार के कौन कौन से कारण हैं? तो समस्यात्मक व्यवहार के निम्नलिखित कारण होते हैं, पहला है आनुवांशिक कारण, बुद्धि में दुर्बलता, विरासत में मिले हुए दुर्व्यसन। फिर है शारीरिक कारण, बहरापन, अंधापन, गंजापन, कम दिखाई देना, ऊंचा सुनना। फिर है संवेगात्मक कारण, बिस्तर गीला करना, चिड़चिड़ापन, अंगूठा चूसना। फिर है सामाजिक कारण, निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति, उचित देखरेख का अभाव, माता पिता के मध्य टूटते संबंध, बड़े सदस्यों की बुरी आदतें आदि। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, सामाजिक निर्देशन से आप क्या समझते हैं? सामाजिक निर्देशन का अर्थ है सामाजिक परिपक्वता, अच्छी आदतें तथा पक्षपात को दूर करना और अच्छे मूल्यों को सीखना, यही है सामाजिक निर्देशन। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, छात्रों को निर्देशन प्रदान करने वाली 2 विधियों के नाम लिखिए अथवा निर्देशन प्रदान करने की विधियां बताइए। तो निर्देशन प्रदान करने वाली 5 विधियां हैं, पहला है व्यक्तिगत तालिका सेवा, दूसरा है सूचना सेवा, तीसरा है परामर्श सेवा, चौथा है स्थापन सेवा और 5वां है अनुवर्तन सेवा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे किन्हें कहते हैं? प्रतिभाशाली बालकों की जो बुद्धि होती है वो सामान्य बालकों से अधिक होती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जिनकी बुद्धिलब्धि 140 से अधिक होती है वे बच्चे प्रतिभाशाली बच्चे कहलाते हैं। और ये आप बहुविकल्पी प्रश्नों में भी पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, बुद्धिलब्धि किसे कहते हैं? एग्जाम्पल सहित बताइए। तो बुद्धिलब्धि बालक अथवा व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की गति बताती है। कॉल एवं ब्रूस के अनुसार बुद्धिलब्धि यह बताती है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है। जैसे किसी बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष और वास्तविक आयु 8 वर्ष है
तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी हो जाएगी, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो यहाँ पर हम काटेंगे 2 से, तो ये यहाँ पर 2 चौके 8 और 2 से काटेंगे तो ये 50 आ जाएगा। अब 4 से यहाँ पर हम 50 को काटेंगे तो ये आ जाएगा, तो 2 दूनी 4 और ये 25 आ गया। अब 2 से हम इसको 10 को काट देंगे तो ये आ जाएगा 2 पंजे 10। अब देखिए 25 पचे कितना आ गया, 125। तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी हो गई, 125 हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। समावेशी शिक्षा सामान्य शिक्षा से किस प्रकार भिन्न है। तो समावेशी शिक्षा शारीरिक, मानसिक या प्रतिभाशाली तथा विशिष्ट गुणों से युक्त विभिन्न बालकों पर अपनाई जाती है, लेकिन यह शिक्षा सामान्य बालकों को शिक्षण नहीं देती है। समावेशी शिक्षा सामान्य बालकों की शिक्षा से सर्वथा अलग है। इस शिक्षा में ऐसे घटकों को शामिल किया जाता है जो सामान्य बालकों के कार्यक्रमों के साथ साथ विशिष्ट भी होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। निर्देशन के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। तो स्कूलों में समायोजन में सहायता करना निर्देशन का मुख्य उद्देश्य होता है। छात्रों में उनकी रुचि के अनुरूप विषयों का चयन करने में सहायता देना। क्वेश्चन नंबर 40 है, परामर्श का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो डॉक्टर जुयाल के अनुसार परामर्श एक प्रकार की राय देना है जहां व्यक्ति स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निर्देशन एवं परामर्श में 2 प्रमुख अंतर लिखिए। तो देखिए, निर्देशन सामूहिक एवं व्यक्तिगत दोनों प्रकार का होता है, जबकि परामर्श एक समय में सिर्फ एक ही व्यक्ति को आप उपलब्ध करा सकते हो। निर्देशन में व्यक्ति को समस्या समाधान के योग्य बनाया जाता है, जबकि परामर्श के माध्यम से व्यक्ति को आत्मनिर्देशन के लिए सक्षम बनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। मध्यम रूप से दृष्टिबाधित व्यक्ति के नेत्रों के देखने की क्षमता कितनी होती है। तो मध्यम रूप से दृष्टिबाधित व्यक्ति के नेत्रों के देखने की क्षमता 20/70 से 20/200 के बीच तक होती है। क्वेश्चन नंबर 43 है, अस्थि बाधित बच्चों की पहचान से संबंधित लक्षण लिखिए। तो विकृत नितंब, पांव फिरा, दैनिक क्रियाओं में समस्या आना, हाथ पैर या शरीर के किसी अंग का विकृत होना, मेरुरज्जु का वक्र होना, ये सभी क्या है, अस्थि बाधित, यानी कि ऐसे बच्चे जिनकी हड्डियों में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, उन बच्चों में ये लक्षण दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। असुविधा संपन्न समूह के अंतर्गत किस समूह के बच्चे आते हैं। तो अनाथ, श्रमिक, निर्धन आदि के बच्चे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, अपवंचित बालकों से क्या अभिप्राय है। तो अपवंचित बालक वे बालक होते हैं जिन्हें वे सुविधाएं न मिल रही हो जो उन्हें मिलनी चाहिए, अथवा जो उनकी श्रेणी के अन्य साथियों को मिल रही हो। उदाहरण के लिए आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सुविधाओं से वंचित बालक तथा भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिंग के कारण अपवंचित छात्र इसी श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जिनकी बुद्धि लब्धि 120 से अधिक होती है वे प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। और आप सभी को पता है कि टर्मन ने 140 से अधिक जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है उनको प्रतिभाशाली बालक कहा। कुछ बालकों की बुद्धि लब्धि 180 से 190 तक भी हो सकती है, जो कि प्रखर बुद्धि के बालक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए। तो दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए कि ये बालक दृष्टिबाधित होते हुए भी समाज में समुचित समायोजन स्थापित कर सकें। दृष्टिबाधितों के लिए लिखित अभिव्यक्ति के रूप में ब्रेल लिपि महान उपलब्धि है। 6 भिन्न उभरे हुए बिंदु संकेतों के माध्यम से यह लिपि मोटे कागज पर अंकित की जाती है। दोनों हाथों की अनामिका के अग्रभार से संकेतों को स्पर्श करके अक्षर संकेतों को जाना जाता है। यानी कि ऐसे बच्चे जो देख नहीं सकते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि बनाई गई और लुई ब्रेल ने इसको बनाया, और ये बच्चे आसानी से इन उभरे हुए बिंदुओं के माध्यम से वो पढ़ाई कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं, धीमी गति से सीखने में कौन कौन से कारण हैं। तो इन बालकों की मानसिक योग्यता औसत से काफी कम होती है। ऐसे बालकों में विभिन्न मानसिक शक्तियों की भी न्यूनता होती है। 2018 में ये देखिए प्रश्न पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, अधिगम अक्षमता वाले बालकों के 2 प्रकार बताइए। तो डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर, पर्यवेक्षण के कोई 2 प्रकार लिखिए। तो संशोधनात्मक पर्यवेक्षण और निरोधात्मक पर्यवेक्षण। 2018 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 51, विद्यालय पर्यवेक्षण का क्षेत्र बताइए। तो विद्यालय पर्यवेक्षण क्षेत्र काफी विस्तृत है। इसमें विद्यालय का प्रबंधन,
भवन तथा कक्षा कक्षों संबंधित मानक, खेल के मैदान का आकार, छात्रों की संख्या एवं कोर्स के अनुसार कक्षा कक्षों की संख्या, प्रयोगात्मक प्रयोगशालाओं की स्थिति, शिक्षक एवं छात्र अनुपात आदि शामिल होते हैं। यानी कि जब विद्यालय का पर्यवेक्षण होता है तो ये सारी चीजें उसमें नोटिस की जाती हैं कि स्कूल की बिल्डिंग कैसी है, स्कूल में खेल का मैदान है कि नहीं मानक के अनुसार, स्कूल में छात्रों की संख्या क्या है, इसके अलावा कोर्स के अनुसार बच्चों की जो कोर्स है वो कितना बच्चों का कंप्लीट हो चुका है, और प्रयोगशाला है कि नहीं विद्यालय में, शिक्षक छात्र अनुपात इक्वल है कि नहीं। 30 बच्चों पर एक शिक्षक होता है, आपको पता है प्राथमिक में, और उच्च प्राथमिक में 35 बच्चों पर एक शिक्षक होता है। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। डाइट के कोई दो उद्देश्य लिखिए। तो अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों के अनुदेशकों एवं पर्यवेक्षकों के लिए सेवा पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। दूसरा है शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को निर्देश देना, जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनको निर्देश देना। इसके अलावा डाइट में प्रशिक्षण भी होता है, प्रशिक्षुओं का, शिक्षकों का प्रशिक्षण होता है, सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। निरीक्षण प्रणाली में सुधार के कोई दो सुझाव दीजिए। तो जो निरीक्षण है वो सतत होना चाहिए। निरीक्षण केवल बाह्य रूप में ना हो बल्कि आंतरिक स्थितियों का भी होना चाहिए। 2018 में ही पूछा हुआ प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। विशिष्ट बालकों की दो विशेषताएं बताइए। तो विशिष्ट बालकों की प्रमुख विशेषता यह है कि वे कक्षा के सामान्य स्तर के बालकों के साथ समायोजित नहीं हो पाते। यह बालक प्रतिभावान भी होते तथा मंद बुद्धि भी होते हैं। तो इन विशिष्ट बालकों की निम्न भिन्नताएं होती हैं: विभिन्नता, विचलन, आयाम और नियमित शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। सृजनात्मक बालकों की पहचान हेतु किए जाने वाले किन्हीं दो परीक्षणों का उल्लेख करिए। तो ये परीक्षण 3 प्रकार के होते हैं: शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण, शाब्दिक अशाब्दिक दोनों परीक्षण। सामान्य सृजनात्मक परीक्षण, भाषा सृजनात्मक परीक्षण और गणित सृजनात्मक परीक्षण। तो इस तरीके से जो सृजनात्मक बालकों की पहचान हेतु किए जाने वाले परीक्षण है वो कुछ इस तरीके के हैं कि अलग अलग प्रकार से हम बच्चों को चेक करते हैं क्लास में कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो सृजनात्मक हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। शैक्षिक पिछड़ेपन के दो कारण लिखिए। तो निम्न सामान्य बुद्धि होना बच्चे का, दूसरा है परिवार का वातावरण। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। समस्यात्मक बच्चे कैसे होते हैं। तो समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे होते हैं जिनका व्यवहार गंभीर रूप से असाधारण होता है और जो स्कूल के लिए भी और अपने घर वालों के लिए भी सरदर्द बन जाते हैं। ऐसे बच्चे होते हैं समस्यात्मक बालक। झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले, कक्षा में देर से आने वाले, ये सभी बच्चे समस्यात्मक बच्चों की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। बाल अपराध रोकने हेतु दो प्रमुख उपाय बताइए। तो घर, विद्यालय एवं समाज में बालक को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करना, अपराधियों की संगत से दूर रखना, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन जुटाना बाल अपराध रोकने के लिए आवश्यक है। अभिभावकों को भी इस हेतु निर्देश दिया जा सकता है। यानी कि जो छोटा बच्चा है उसको क्या पता है क्या सही है क्या गलत है। उसके आसपास अगर चोरी करने वाले लोग हैं, परेशान दूसरों के साथ हिंसा करने वाले लोग हैं, तो वो धीरे धीरे उन्हीं लोगों को देख करके सीख जाएगा। लेकिन अगर उसके अभिभावक जागरूक हों, ठीक है, उस बच्चे को सही शिक्षा दी जाए, तो वह आसपास के लोगों का असर उतना उस पर नहीं होगा। उसको ये बात समझ में आएगी जो आसपास के लोग कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहा है। ठीक है। तो बाल अपराध को रोकने के ये कई प्रमुख कारण हैं कि आसपास भी जो चीजें हो रही हैं उसको अगर खत्म कर दिया जाए तो भी बच्चा आसानी से एक अच्छा नागरिक बन पाएगा जीवन में। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। निर्देशन का अर्थ स्पष्ट करते हुए परिभाषित कीजिए। तो निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा छात्रों को उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। निर्देशक समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करता वरन ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके बालक व्यक्ति इन समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है। क्वेश्चन नंबर 60 है। अपवंचन क्या है। अपवंचन वह स्थिति है जब व्यक्ति को अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति संभव दिखाई नहीं देती है और वह जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति में भी स्वयं को असमर्थ पाता है। ठीक है। यानी कि अपने रोटी कपड़ा मकान के लिए भी वो इंसान असमर्थ हो जाता है, अपने आप को असमर्थ महसूस करता है। ठीक है। यानी कि अपनी दैनिक जीवन, जब कोई अपनी रोटी कपड़ा और मकान नहीं पूर्ति कर पाएगा तो वो शिक्षा के बारे में, पढ़ाई के बारे में या और सब चीजों के बारे में कैसे सोचेगा। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। एक अध्यापक दृष्टिबाधित बच्चे की पहचान कैसे करेगा। उसको कैसे लगेगा कि कौन सा बच्चा है जिसको सही से क्लास में दिखाई नहीं देता। तो दृष्टिबाधित बच्चे या तो अपनी दृष्टि पूरी तरीके से खो चुके होते हैं या उनकी आंखों से लगातार पानी बहता रहता है
और वे अपनी आंख बार बार मलते हैं। इनकी आंखों में लालिमा होती है तथा आंखों का आकार अन्य बालकों से भिन्न होता है। इन लक्षणों के आधार पर दृष्टिबाधित बच्चों को अध्यापक पहचान सकते हैं। इसके अलावा जिन बच्चों को थोड़ा देखने में समस्या होती है उनको कक्षा में आगे बैठाना चाहिए और उनसे पूछते रहना चाहिए और बराबर उनका हेल्थ चेकअप भी उनके माता पिता से कह करके करवाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62 है, समावेशी बालक किस प्रकार के होते हैं? तो समावेशी बालक वे बालक होते हैं जो या तो शारीरिक या एवं मानसिक रूप से सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं या प्रतिभाशाली होते हैं और औसत बालकों से अलग होते हैं। 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 है, योग्य परामर्शदाताओं द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को दी जाने वाली सहायता निर्देशन कहलाती है। यह परिभाषा किसने लिखी है? तो ये क्रो एंड क्रो ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 64 है, शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन को कितने भागों में बांट सकते हैं? तो देखिए इसको हम दो भागों में, सामान्य पिछड़ापन और विशिष्ट पिछड़ापन में बांट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, आंशिक रूप से अक्षम बालकों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो यहाँ पर आप देखिए 4 भागों में, दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, वाक दोष और अस्थि बाधित। क्वेश्चन नंबर 66 है, निर्देशन एवं परामर्श दोनों पर्यायवाची शब्द नहीं है, परामर्श निर्देशन में समाविष्ट है। परामर्श की प्रक्रिया में साक्षात्कार एवं मूल्यांकन का प्रयोग साधन के रूप में होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है हम्फ्री एवं टेक्सलर का। क्वेश्चन नंबर 67 है, डाइट के 2 विभागों के नाम लिखिए। तो शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग और नियोजन तथा प्रबंधन विभाग। 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 68 है, परामर्श की एक परिभाषा लेखक के नाम सहित लिखिए। तो एविंसन के अनुसार परामर्श 2 व्यक्तियों के संपर्क की उन सभी स्थितियों का समावेशन करता है जिसमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के एवं वातावरण के बीच प्रभावकारी समायोजन प्राप्त करने में सहायता की जाती है। क्वेश्चन नंबर 69 है, मंद बुद्धि बालकों के शिक्षण के 2 गुण बताइए। तो प्रशिक्षित और धैर्यशील, ये दोनों होना बहुत जरूरी है। जो शिक्षक मंद बुद्धि बालकों को पढ़ाते हैं, प्रशिक्षित, सही प्रकार से उनको प्रशिक्षण मिला हो, ट्रेनिंग मिली हो और वो धैर्यशील हो। क्वेश्चन नंबर 70 है, प्रतिभाशाली बालक की एक परिभाषा लिखिए। तो प्रेम पसरीचा के अनुसार प्रतिभावान बालक वह है जो कि सामान्य बुद्धि की दृष्टि से श्रेष्ठ प्रतीत हो अथवा वह है जो उन क्षेत्रों में जिनका अधिक बुद्धिलब्धि से संबंधित होना आवश्यक नहीं है उच्च कोटि की विशिष्ट योग्यताएं रखता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, विनय ने साइमन के सहयोग से सर्वप्रथम कब बुद्धिलब्धि परीक्षण तैयार किया? तो 1905 में किया था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 72 है, रेविन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस क्या है? तो रेविन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण में अनेक मैट्रिसेस हैं जो एक दूसरे से अधिक कठिन होती हैं। यह रेखा गणितीय आकृति हैं और डिजाइन में होती हैं। 1956 के परीक्षण में संशोधित संस्करण के 5 भाग हैं और प्रत्येक भाग में 12 पद हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 है, बुद्धि परीक्षणों के नाम लिखिए। तो आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी बीटा टेस्ट, ये सब बुद्धि परीक्षणों के नाम है। क्वेश्चन नंबर 74 है, परामर्शदाता के 4 गुण बताइए। तो उपबोध्य की समस्याओं को समझकर उनसे मुक्ति दिलाने में मदद करना, उसे ऐसे उपाय बताने चाहिए जिससे उसकी शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि हो जाए। तीसरा है, अपने साथी छात्रों से उसके संबंध में किस प्रकार अच्छे रहें, इस कार्य में परामर्शदाता से अच्छी सलाह लेनी चाहिए और उनके व्यवहार में क्या वास्तव में कुछ कमियां हैं इसका सही आभास उन्हें कराना चाहिए। ये सब काम है परामर्शदाता के। क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं, परामर्श प्रक्रिया के प्रमुख अंग बताइए। तो परामर्श के लक्ष्य और उपभोग एवं परामर्शदाता। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि परामर्शदाता एवं उपभोग के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवेश में जो मूल्य एवं आदर्श प्रचलित होंगे उनके अनुसार ही परामर्श के लक्ष्यों का निर्धारण होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने टोटल 75 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करती हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको 8 विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट चाहिए, क्लासेस, मास्टर क्लासेस, राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी PDF, ये सब आपको मिलेगा हमारे ऐप अस्तित्व अकेडमी ऐप में। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। इस पर कांटेक्ट करके, फोन करके या मैसेज करके आप सारे विषयों के नोट्स ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स भी आप चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपको सारे विषयों की क्लासेस मिल जाएंगी, मास्टर क्लासेस मिल जाएंगी यूट्यूब पर भी। तो आप देख सकते हैं, जहाँ कहीं कोई भी डाउट हमसे पूछते रहिए। जय हिंद दोस्तों।